हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ यानी कि गणित के सेट नंबर 5। जितने भी 2011 से अब तक जितने 2024 सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है, सब हम लोग एक सेट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का सेट नंबर 5वां है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5/2 - 2/5 बराबर है। तो 5/2 - 2/5 इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग नीचे जो संख्या दिख रही है इस संख्या का एलसीएम यानी कि लॉसा ले सकते हैं और लॉसा लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 का 5 में, 2 का 2 में, तो हम लोग तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा, और 2 का 2 में करेंगे तो -2 दूना के 4 और बटे नीचे का जो 5 2 है तो 5 दूना के 10। तो अब 25 में से जब 4 गया तो 21 बचा, 21/10। तो देखेंगे 21/10 इस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम लोग काटा पीटा खेल करेंगे। तो 21/10 हुआ, 21/10। अब जब 10 को 21 में भाग देंगे तो 10 दूना के 20, बचा कितना हमारा 1 हासिल, तो 1 बचा और 1/10, यानी कि 2 सही 1/10 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 5 अंकों वाली बड़ी संख्या, तो जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, मतलब कि जितनी बड़ी संख्या पूछे उतना हम लोग 9 लिख देंगे। जितनी बड़ी संख्या पूछे, जितनी 6 अंक की अगर पूछे, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 हम लोग 9 लिख देंगे। 5 6। अगर यही पूछ रही है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 गो 9 लिख देंगे। अगर यही पूछेगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 9 लिख देंगे। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या जब पूछे, तो जितनी छोटी संख्या पूछे तो पहले हम उसका तो 1 उतार लेंगे, जितनी छोटी संख्या पूछे। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 अंक जब है तो 1 तो हम पहले से उतार लेंगे, चाहे 1 चाहे 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे, चाहे 5 अंकों की छोटी संख्या पूछे, चाहे 6 अंकों की छोटी संख्या पूछे। जितनी अंकों की छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले हम 1 तो उतार लेंगे, और जितनी अंकों वाली पूछेगा तो उससे 1 कम 0 लिख लेंगे। तो यानी कि 3 अंक पूछ रहा है तो 2 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो 4 तो पहले 1 उतारते, क्या करते 1 उतार देते। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 से 1 कम कितना हुआ 3, तो 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर यही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 पहले उतारेंगे, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 2 से 1 कम 0 1 उतार देंगे। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब चलते हैं प्रश्न पे, देखिए क्या कह रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है तो प्लस कर देंगे, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, अब यही जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर प्राप्त निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग को जोड़, घटाना, गुणा, भाग इतनी बस आप लोग को आनी चाहिए, और बाकी सब हम तो ये हैं सब कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग लॉक कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो इतना निकल कर आएगा, क्योंकि जोड़ना आप को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगर जब ऐसे प्रश्न पूछे, जैसे दिया है 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े। देखिए जब ऐसे प्रश्न यानी कि कितना, कितने, कितनी जब पूछे तो उस संख्या से हम भाग दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए आसान डिजिट हम ले रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। जैसे 11 से 1/4 की जगह दे दिया 20,
और 3/4 की जगह दे दिया 4। अब देखिए पूछ रहा है क्या, 20 मीटर लंबे तार के एक रोल से 4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े बनेंगे। आपको समझाने के लिए लिया हूं कि देखिए अब कितना कितनी पूछ रहा है, तो इस 20 में 4 से भाग दे दीजिए, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। मतलब कितना कितनी कितने कितनी ये सब फलाने ढकाने पूछे तो उस संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो अब इतना ये संख्या का बटे ये कर देंगे, तो देखिए 11 सही 1/4 अब बटे 3/4 कर दीजिए। तो अब 11 से 1/4 को हल करिए, 11 चौक 44। देखिए यहाँ पे जो है, जो इधर संख्या रहता है 11 का 4 में गुणा करेंगे और जो ऊपर बचता है इसको प्लस हम जोड़ देंगे। तो 11 चौक 44 और प्लस 1 कितना हुआ 45। अब बटे नीचे 4 तो है ये पहले से, देखिए पहले बता रहा हूँ। 11 सही 1/4 इसको हल करिए। देखिए 11 सही 1/4, 11 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 44, और ऊपर जो बचा 1 जोड़ देंगे 45, यानी कि 45 नीचे हमारा ये 4 बचा, यानी कि 4 हो गया। तो 45/4 हमारा निकल कर आ गया 45/4 किसका, इसका 11 सही 1/4 का। अब 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े बनेंगे, तो इससे हम भाग दे देंगे। तो 45/4 और 3/4, तो जब 4 ये 4 सबसे नीचे का सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच का बीच में चला जाएगा। तो कैसे हुआ, देखिए 4 का ऊपर चला जाएगा 45 के साथ, 3 का बीच में। तो देखिए 45 गुणे और ये नीचे का सबसे 4 और बीच वाला जो 4 है 3, तो 4 गुणे 3, तो 4 से 4 कट गया और 15 तिया 45, 15 बेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। बस यही काटा पीटी मचा देंगे, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, और ये हर बार 1 नंबर, ये ऐसा प्रश्न हर बार आता है। तो देखिए अगर इकाई पूछे तो इकाई से गुणा करेंगे, दहाई पूछे तो दहाई से गुणा करेंगे, 100 रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 1300, यहाँ पे देखिए पहले हम बता रहे हैं 1300 प्लस 13 इकाई, देखिए ये प्लस है, प्लस करेंगे फिर माइनस है, माइनस करेंगे। अब इस संख्या कौन सी है देख लेते हैं। तो 1300, तो पहले 13 लिखेंगे, 100 कहाँ है तो 100 से गुणा करेंगे, तो यानी कि निकल कर आ गया ये 1300। ठीक, इसका मान आ गया 1300। अब 13 इकाई, अब 13 इकाई 13 हो गया। अब गुणे इकाई से गुणा करेंगे, तो इकाई का 1 होता है। अगर यही कहता 13 दहाई, तो 13 दहाई से गुणा करते। अगर यही कहता 13 सैकड़ा, तो हम लोग क्या करते, सैकड़ा से गुणा करते, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर यही कहता 15 इकाई, तो 15 गुणे इकाई। यही कहता 15 दहाई, तो 15 गुणे दहाई। अगर यही कहता 15 सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 15 गुणे सैकड़ा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 13 इकाई, तो 13 गुणे 1 बराबर 13 निकल कर आ गया। इसका 1300 निकल कर आ गया और 13 इकाई का 13 निकल कर आ गया। अब 13 दहाई, तो देखिए 13 गुणे इकाई दहाई, तो बराबर कितना हो गया 130। इसका निकल कर आ गया 130 13 दहाई का। अब माइनस 1000, तो माइनस 1000 कर देंगे। तो अब चलते हैं लिख लेते हैं। 1300 कितना था मेरा, 1300 निकल कर आया, प्लस 13 इकाई, तो 13 गुणे इकाई 13 आया, तो यहाँ पे 13 हो गया, 13 कम 13। अब देखिए प्लस 13 दहाई, तो 13 गुणे इकाई दहाई बराबर कितना हो गया 130। 130 आ गया, तो यहाँ पे 130 कर देंगे। अब माइनस 1000, ये क्या है 1000। अब बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इतना क्या है, देखिए 1300 प्लस 13 130, इसको इतना जोड़ेंगे, या जितना जोड़ेंगे इसको घटा देंगे। तो 1300 प्लस 13 और 130 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1443। कितना 1443। अब माइनस ये 1000, और जब 1000 घटाएंगे 1443 में, तो 443 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि 0.239 प्लस 2.93
-1.29 बराबर 3.92 माइनस के है। तो के का मान क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। के में क्या जोड़ा जाए, ये के हो गया। के में क्या जोड़ा जाए, क्वेश्चन मार्क, क्या जोड़ा जाए, क्योंकि जोड़ा जाए अगर ये पूछता के में क्या घटाया जाए तो यहाँ पे माइनस करते। तो के में क्या जोड़ा जाए कि 3 बराबर, यह 3 के बराबर हो जाए बस। तो के का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे और क्वेश्चन मार्क बराबर जब करेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बस। देखिए फिर से बता रहे हैं, के में क्या जोड़ा जाए कि हमारा 3 के बराबर हो जाए। इसी को लास्ट में सॉल्व करेंगे, जब के का मान निकल जाएगा तो यहाँ से के का मान हम लोग निकालेंगे। तो चलते हैं निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 0.239 ये जब है तो इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे देखिए दशमलव है बीच में, आपको समझ में कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव है ना, 0.239। तो जब इसको ख़त्म करने के लिए दशमलव के बाद संख्या जितनी रहती है उतनी संख्या हम 0 बढ़ा देते हैं नीचे, तो हमारा दशमलव ये ख़त्म हो जाता है। तो कैसे ख़त्म होगा, देखिए 0.239 को ख़त्म करेंगे तो 239 अब बटे 3 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है तो नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इसको हम 239 दशमलव हटा दिए, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, ख़त्म कर दिए। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2.93 है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 9 और 3 यानी कि 2 अंक है, 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो 293 बटे कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 1 2 माइनस। अब देखिए 1.29, तो दशमलव के बाद 2 9 यानी 2 संख्या है तो नीचे हमारा कितना होगा, 2 संख्या बढ़ा देंगे तो हमारा 1 2 9 यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बराबर हम क्या करेंगे, 3.92 माइनस के रख देंगे। तो जगह नहीं है तो इधर हम बराबर में नहीं लिख रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 3.92 माइनस के लिख देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या करेंगे हम लोग, इसका देखिए ये 1000 है, क्या है ये 1000 है, ये 100 है, ये 100 है, तो इन तीनों का हम एलसीएम यानी कि लॉसर लेंगे। तो 1000 100 100 का लॉसर लेंगे तो 1000 हमारा लॉसर निकल कर आएगा। तो नीचे हम क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, तीनों का हमारा 1000 लॉसर हो गया। तो क्या ऊपर क्या था, 239 था, 293 था, 129 था। तो जब इन तीनों संख्या से हम जब भाग देंगे, 239 और 1000 को जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 239, 1000 नीचे कट जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, देखिए पहले हम लिख ले रहे हैं, 239 बटे 1000 प्लस 293 बटे 100, क्योंकि दशमलव से हटाए हैं, माइनस 129 बटे कितना हुआ, 100। तो अब देखिए इसको हम छोटा कर रहे हैं थोड़ा, और ये थोड़ा जगह हो जाएगा ना दोस्तों, हो गया ठीक। अब देखिए बटे हम इन तीनों का लॉसर लेंगे तो 1000 हो गया मेरा, 1000। तो 1000 का जब 1000 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो बस एक बार में गया, और एक जब बचा तो एक 339 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 200 कितना आएगा, 39, 239 में गुणा करेंगे 239। अब बटे प्लस हो गया, अब 100 का 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। और जब 10 बार में जाएगा तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 293 में तो कितना होगा, 293 और 10 में जब गुणा करेंगे तो 2930 आ जाएगा, 2930 आ जाएगा माइनस। अब 1000 का फिर 100 का 1000 भाग देंगे 10, और 10 का इसमें गुणा करेंगे 1290, तो 1290। अब देखिए
239 और 2930 ये दोनों जो है इन दोनों को जोड़कर इसको घटाएंगे। तो 239 और 2900 जब 30 को हम लोग जोड़ेंगे और -1290 को घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना 1879। अब बटे कितना हो जाएगा, नीचे हम 1000 एलसीएम लिए थे। ठीक, अब बराबर ये जो है इसको बराबर करेंगे तो 3.92 होगा। तो यहाँ पे इसका देखिए दशमलव के बाद 92 है तो नीचे कितना हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो उस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 अंक से हम करेंगे। अब माइनस क्या हो गया, के हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब के बराबर के बराबर इधर जाएगा, के बराबर इधर आएगा। तो जब के बराबर इधर आएगा तो के बराबर क्या होगा देख लेते हैं। 3900 हमारा आया था 20 और माइनस कर दे रहे हैं हम। देखिए डायरेक्ट हल नहीं करेंगे नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो के बराबर हमारा निकल कर आया था कितना, मान 392। ये कितना था हमारा 392, ये 392 है बटे कितना था 100, क्योंकि 2 अंक घटा था। अब माइनस इधर हमारा के की जब इधर था तो क्या था 1879 निकल कर आया था। 1879 माइनस कितना था 1000 था हमारा। ठीक, 1000 था। अब इसको हम हल करेंगे वैसे ही, नीचे जब एलसीएम लेंगे 1000 तो इसका 1000 लिसेम 392 1879 याद रखिएगा। तो नीचे हमारा 1000 एलसीएम हो गया। और सेम उसी तरह करेंगे तो हमारा के बराबर निकल कर कितना आएगा, तो 3920 निकल कर आएगा और माइनस 1879। और जब इसको हल करेंगे तो 3920 में से 1879 जब जाएगा तो हमारा 2041 बचेगा। कितना, तो के बराबर 2041 और बटे बच्चा कितना 1000। तो के बराबर इतना माना गया। अब देखिए जब 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो के स्थान पर लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो 2.041 हो जाएगा। क्योंकि हम दशमलव हटाए हैं तो दशमलव में लगा दे रहे हैं। तो के बराबर कितना हो जाएगा 2.041। हमारा के का मान निकल कर आ गया। तो शुरू में हम क्या बताए थे कि के में क्या जोड़ें, ये 2.041 आया तो हम के में क्या जोड़ें कि हमारा 3 के बराबर हो जाए। तो के का मान यहाँ पर रख देंगे और यहीं 3 से घटा देंगे, वही मेरा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो के का मान क्या निकल कर आया है 2.041 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर 3। तो ये इधर जाएगा तो 3 से जब ये 2.041 घटेगा तो 0.959 हमारा उत्तर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर से आप लोग को देखिए बता रहे हैं क्या, मतलब बहुत आसान तरीके से, बस इतना जानिएगा कि इसको आप हल करिएगा तो के का मान जब आ जाएगा तो के में लास्ट में क्या है, के में क्या जोड़ें कि 3 बराबर आ जाए। बस यही आप लोग को करना है और कुछ नहीं। बस वो समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगा है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब देखिए ये क्या है, 60 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंड का योगफल क्या हुआ, गुणनखंड का। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखिए 60 72 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि सबसे छोटे एलसीएम, जब छोटा से छोटा कहे तो लॉसा यानी कि एलसीएम निकालेंगे, और जब बड़ा से बड़ा कहें तो यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, यानी कि मौस। तो ये 60 और 72 84 क्या, 60 72 60 72 84 इनका हम लोग लॉसा निकालेंगे। तो जितना लॉसा निकलेगा और इसका फिर हम मौसा निकालेंगे, जितना मौसा आएगा इन दोनों को जोड़ देंगे, वही मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे क्या है 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 36 और यहाँ पे हमारा 2 चौको 8 42। तो ऐसे करते करते हम लोग चले जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे 15 18 21, ऐसे काटते काटते हम लोग जाएंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 2520। 2520 एलसीएम इन दोनों का हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 2520।
और इनका मस। देखिए एलसीएम और मस, एलसीएम हम आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे निकला है। देखिए आते हैं एलसीएम लगाते हैं, एलसीएम कैसे हमारा निकलेगा। देखिए 60 हो गया, 72 हो गया और 84 हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 से काट रहे हैं। देखिए 30, फिर 2 से काटेंगे 36 बेर में कटेगा, फिर ये कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4 42 बेर में। अब फिर 2 से काट रहे हैं, अब ये 15 बेर में कटेगा, अब ये 18 बेर में कटेगा, अब ये 21 बेर में। अब हम काट रहे हैं 3 से काट रहे हैं, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। फिर हम काट रहे हैं 2 से, क्योंकि ये 3 जो है 6 जो है कटेगा 2 से, 2 से काट रहे हैं तो यानी कि अब जा रहा है 5, 5 से उतर जाएगा ऐसे। अब 2 तिहाई 6, 3 हो गया और ये 7। तो यानी कि अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, इनका अब गुणा करेंगे जितना बार, अब वही गुणा कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा। एक दूसरे का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2520, 2520 निकल कर आएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम क्योंकि पूछा है कि इनका सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का योगफल। तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इनका एलसीएम 2520 आ गया और 60 72 84 का फिर मौसा निकालेंगे तो इनका मौसा आएगा 12। तो अब दोनों के जोड़ देंगे तो 2500 हमारा कितना निकल कर 2520 आया था एलसीएम और 12 ये आ रहा है तो 2532 हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। बस यही कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जो पूछा है कि 60 72 तथा 84 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का योगफल क्या होगा। तो एलसीएम सबसे छोटा से छोटा पूछे तो लौसा निकालेंगे तो लौसा जितना आएगा, और सबसे बड़ा से बड़ा पूछे तो मौसा निकालेंगे। तो जितना लौसा आएगा जितना मौसा उन दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या पूछ रहा है, राम के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। क्या 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और 1600 रुपए का धन है तो उसके पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः है। तो देख लेते हैं इनकी संख्या क्रमशः कितनी है। देखिए 50 रुपये और 100 रुपये, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या मान लीजिए x है, x, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना हो गया 25 माइनस x। क्यों, अब आप लोग को बताना है कि 25 में से क्यों घटाएं। क्योंकि ये 50 रुपये है, ये 100 रुपये के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, भाई ये 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं, तो इन दोनों का मिला के 25 नोट हैं। 25 नोट में 50 रुपये का भी नोट है, 100 रुपये का भी नोट है। तो उस 50 रुपये में ये x हो गया, तो ये 25 में से घटाएंगे तभी तो 50 निकलेगा कि कितने 50 का नोट है कितने 100 का है। तो x और 25 माइनस x हो गया। तो अब जैसे कह रहा है वैसे हम कर दे रहे हैं। देखिए 50x हो गया, 50x प्लस कितना हो गया यहाँ पे 50, अब हमारा हो गया 100, 25 माइनस x बराबर कितना हो गया हमारा, बराबर दे दिया 1600 रुपये, 1600 रुपये बराबर। अब इसी को हम हल कर देंगे, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो चलते हैं हल करते हैं। देखिए 50x प्लस कितना हो गया मेरा, अब कितने 50 रुपये का, क्योंकि 50 को x माने हैं और 100 को हम क्या माने हैं 25 माइनस x, तो 100 25 माइनस x बराबर 1600। अब देखिए 50x हो गया, अब ये 50x प्लस अब 100 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, माइनस 100 का अब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 1600, बराबर हमारा 1600 निकल कर आ गया।
अब देखिए ये 50x है, ये 2500 है और ये -100x है। तो 50x में से -100x है क्योंकि x के साथ लेंगे और 2500 का 1600 के साथ लेंगे। तो 100x में से 50x जाएगा। देखिए 2500 याद रखिएगा, यहाँ में 50x है, यहाँ पे -16x है। तो देखिए तो 50x और -16x -50x हुआ। अब बचा था क्या हमारा -25x। तो 50x को हम -100x से घटा दिए। अब हमारा जो बचा था कितना 2500 बचा था, तो प्लस यहाँ पे 2500 कर दिए। 2500 बचा था ना 2500। अब बराबर 1600। अब देखिए अब ये x है, ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो इसको इधर भेजेंगे। तो 2500 बराबर इधर जाएगा तो 1600 -x हो जाएगा। तो -50x बराबर 1600 -2500 हो जाएगा, क्योंकि जब 2500 इधर था तो उधर जाके माइनस हो गया। तो अब घटा दीजिए -50x बराबर 1600 और 2500। देखिए 2500 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या रखेंगे उसका चिन्ह, तो माइनस हो गया। तो 2500 में 1600 गया, कितना हो गया 900। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो 50x कितना बचा हमारा 50x बराबर 900। तो 50x बराबर 900 क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो 50x बराबर 900। अब काट दीजिए 0 से 0। अब यहाँ पे कट गया 5 एकम 5 और 18, 18 पचे 90। तो x बराबर कितना आ गया 18। अब क्या पूछा है, तो x बराबर जब 18 आ गया तो देखिए 18 में यही संख्या है, क्योंकि 25 में से जो 100 नोट है 25 में से 18 घटाएंगे 7 निकल कर आएगा, जो 100 के नोट हैं। तो 18 और 7। अब कहेंगे 7 कहाँ से आ गया, तो जब हम माने थे 25 - x, तो 100 का मानिए 100 को रुपया में रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो वही मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। देखिए यहाँ से देखिए सविता, ये सविता है, 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। तो 9:30 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15 मिनट, इतना पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची थी। कितने, अपने सहकर्मी से जब आधे घंटे पहले पहुंची थी, तो हम क्या करेंगे 9:15 तो वो पहुंची, तो 9:15 में जब देरी से पहुंची तो इस 9:15 में हम 30 जोड़ देंगे, तो यानी कि 5 4 9:45 हो गया। तो ये 9:45 हो गया, कितना 9:45। अब क्या, जो की गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची, तो अब 35 मिनट इसमें से घटा देंगे, तो 0 1 9। तो निर्धारित समय क्या था, तो 9:10 AM था हमारा। यही ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। कितना है, देखिए अब यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते हुए चलिए आप लोग। तो 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो 28 × 6 कर दीजिए, कितना निकल कर आया मेरा 8 × 6 = 48, 6 दूना के 12 16, यानी कि 168। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। ठीक, तो 6 पौधे हैं, तो एक कमरे में देखिए 28 पौधे हैं, 6 कम हैं तो 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि कितने, प्रत्येक पौधे के लिए इतना हो जाएगा। 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो कितना, तो 6 × 28 यानी कि 168 पौधे हो गए। तो 168 आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। तो हमारा 168 पौधे आया था और प्रत्येक पौधे के लिए 180 मिलीलीटर, यानी कि 180 से गुणा जब करेंगे तो 168, क्योंकि देखिए 168 तो पौधे निकल कर आए, 28 कमरे और 6 पौधे हैं, तो प्रत्येक कमरे में 6 पौधे, तो 168 28 × 6, तो 168 पौधे निकल कर आ गया। और प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml, यानी एक पौधे के लिए 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। तो 168 पौधों के लिए कितनी होगी, तो 180 से गुणा करेंगे। तो जब 168 × 180 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 30,240 मिलीलीटर निकल कर आएगा। ठीक, इतना
प्रत्येक पौधे के लिए 180, तो 168 पौधे के लिए इतना मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होगी, 30,240। याद रखिएगा कितना, 30,240 मिलीलीटर पानी। तो अब दिया है कि यदि एक बोतल में 840 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन के लिए। तो हमारा कितना निकल कर आया था, 30,240, 30,240 निकल कर आया था। तो एक बोतल में इतना, तो एक बोतल में इतना, तो इससे हम जब भाग देंगे तो काटा पीटी जब मचाएंगे, तो काटा पीटी मचाएंगे तो 8, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारा, 8 3 24, अब बचा कितना, 8 6 कितना, 48। तो अब बताइए, जब हम काट काट दिए तो 36 निकल कर आ गया। तो अब बताइए, जब 36 निकल कर आ रहा है मेरा, तो अब दिया है कि 3 दिन पानी दिया जा सके, तो 36 गुणे 3 कर दीजिए। 36 गुणे जब 3 करेंगे तो 108, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप दोस्तों थोड़ा इसमें क्या होता है ना कि इससे ऐसे मैनेज नहीं हो पाता है ना, क्योंकि स्क्रीन पे भर जा रहा है। तो समय क्या है कि अब यहाँ पे बोर्ड रहता बड़ा सा तो को सब कवर कर देते हैं, तो कवर इस पे हो नहीं पा रहा है, तो बस आप लोग थोड़ा मैनेज करते रहिए। देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप देखिए, ये आयत है, ठीक, और ये वर्ग है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, याद रखिएगा बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप 48 है, यानी कि इसका परिमाप होता है चारों भुजाएं ए, तो 4a बराबर कितना है, 48 है। तो इसका परिमाप का होता है 2 + l + b, 2 × l + b। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो जितना ये परिमाप है उतना ये भी है, क्योंकि भाई दोनों बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, क्योंकि दिया एक आयत और वर्ग के परिमाप क्या है, बराबर है। तो परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b और वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक। तो अब वर्ग का परिमाप 48 दिया है, अब तो इसके 2 × l + b बराबर 48 इसका हो गया। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है अब बता रहे हैं, देखिए 4a बराबर वर्ग का परिमाप 48, तो a का मान कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना का, यानी कि a बराबर 12 हो गया। याद रखिएगा a बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब देखिए, तो 2 × l + b भी, तो इसका भी तो परिमाप बराबर है, तो इसका भी तो 48 रखेंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है। इसको काटेंगे तो l + b, तो l + b कितना निकल कर आ गया, 24। तो अब देखिए l + b बराबर 24 आ गया। अब जब वर्ग हम 4a किए थे, 4a बराबर 48, तो a का मान 24 निकल कर आया था, 12 निकल कर आया था, 12 चौक 48। तो a का मान 12 निकल कर आ गया और l + b का मान कितना निकल कर आ गया, 24 आ गया। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है, 4 सेंटीमीटर कम है। तो अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी आया था हमारा, 12। अब कहेंगे 12 कैसे, तो देखिए 4a बराबर 48 था, तो a बराबर 12 होगा ना, 12 चौक 48। तो a बराबर 12, हमारा a बराबर 12 निकल कर आता भुजा, वर्ग की भुजा। तो दिया है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 4 सेंटीमीटर कम है। तो 4 सेंटीमीटर कम है, तो b का मान कितना निकल कर आएगा, चौड़ाई जो आयत का चौड़ाई है, तो b का मान 4 सेंटीमीटर कम है, तो 8 निकल कर आएगा। तो 8 निकल कर आ गया चौड़ाई। तो 2 × l + b बराबर हम लोग कितना निकाले थे, l + b निकाले थे ना दोस्तों, l + b कितना, 24। l + b बराबर हम लोग 24 निकाले थे। तो अब बताइए, जब यहाँ पे b का मान 8 दे दिया, l + 8 बराबर 24, l बराबर 24 में से 8 जाएगा तो कितना होगा हमारा, 16 निकल कर आ गया। यानी कि l का मान 16, b का मान कितना है था, 8। तो अब बस इसी का क्षेत्रफल पूछा है कि तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा। तो कितना हो जाएगा आप लोग अब बता दीजिए। तो 16 × 8 करेंगे तो 128 हो जाएगा, 128 ऑप्शन में ए है।
यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? तो 440 से 25 अधिक है तो किसमें, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब डिग्रियों की संख्या पूछे, ठीक, देखिए 440 से 25 अधिक है यानी कि 400 कितना हो गया, 65 हो गया। तो जिसका मान 465 आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए 5 और 1/3, देखिए अगर 4 का डिग्री में बदलेंगे तो 4 गुणे 90 करेंगे, 5 का डिग्री में करेंगे तो 5 गुणे 90 करेंगे, क्योंकि डिग्रियों की संख्या दिया है। तो देख लेते हैं 5 और 1/3, तो 5 प्लस 1/3 गुणे डिग्री में बदलिए 90 डिग्री। अब इसको हम हल करेंगे तो 5×3 15, 15 1 16, 16/3 गुणे 90 तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो 16×3 कितना होया, 48, यानी कि 480 आया। ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 और 2/3, तो पहले 5 को 90 कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए 2/3, 2/3 गुणे 90, क्योंकि डिग्रियों में बारी बारी बदल दे रहे हैं। तो अब 9 5 45, ये 5 450 हो गया। अब इसको काट रहे हैं, 3 3 के 9 0, यानी कि 3 दूना 60 हो गया। तो अब 450 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 510 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना, किसके बराबर, 465 के बराबर खोजना है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। 5 और 1 आधे, तो 5 का हम 90 निकाले हैं तो कितना आया था, 450 आया था, प्लस 1 आधे तो 1/2 गुणे 90 यानी 45। ये भी नहीं हुआ। तो अब हमारा ऑप्शन यही बचा, तो 4 हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, 5 गुणे 90 डिग्री में कर दिए, और 1 प्लस 1 का छठान 6 गुणे 90, तो 15 छके 90 यानी कि 15 आया। तो और ये 9 5 45 यानी कि 450 प्लस 15, तो 450 प्लस 15 कितना हुआ, 465 हुआ। यही हमारा राइट हो जाएगा। बाद में दोस्तों देखिए, हम यहाँ फिर 15 क्वेश्चन के बाद हम पैडागोजी रखे हैं, पैडागोजी सॉल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, देखिए 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या है। तो देखिए कितना है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर दिया है, ये मीटर है, तो हम लोग सेंटीमीटर में पहले इसको क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में हम लोग बदल लेते हैं। तो देखिए 6.75 गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे। तो 6 7 5 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 675। तो 675 हो गया। अब प्लस 4.5 मीटर, क्या 4.5 मीटर हमारा क्या हो गया, 4.5 गुणे 100, तो 4 5 और 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 अंक है तो 1 0 हो गया। तो अब देखिए 675 और 450 निकल कर आ गया। तो यहाँ पे टाइलों की भुजा, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, क्योंकि पूछा है कि वर्गाकार टाइलों की तो ढकने के लिए कितने वर्गाकार दिया है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 675 गुणे 45, 450 बटे, क्योंकि दिया 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो 45 गुणे 45। बस इसी को हम लोग हल कर देंगे। यही मेरा निकल कर 45 से कम 45, ये 10 बेर में कट गया। अब 10 बेर में कट गया, तो अब इसको कितनी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा जाएगा, तो यहाँ पे 15 से, 45 और 15 बेर में जाएगा। तो 15 और 10 में कितना होगा, 150। तो 150 ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं, तो कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच है। तो 45 से 50 किलोग्राम के बीच कितनी संख्या देखेंगे, तो 45 से देखिए 45 से और 50 के बीच में संख्या काटते चले जाएंगे, फिर गिन लेंगे। तो 45.5 1 हो गया, ये 45 से ऊपर है। 44.8 क्या है, 45 से नीचे, इसको छोड़ देंगे। 42.5 ये भी 45 से नीचे है। 44 भी नीचे है। 46 देखिए 45 से ऊपर, एक काट देंगे। 43 नीचे है, एक काट देंगे 46.8 को। 45.8 को और एक 47.8 को, 49.2, क्योंकि 50 से कम है।
52 क्या है, ऊपर है। 47 क्या है, काट देंगे, बीच में है, 45 और 50 के बीच में। 54 क्या है, 50 से ऊपर है। 50 नहीं लेंगे क्योंकि 50 के बीच का है। 52 भी नहीं लेंगे, 50.3 भी नहीं लेंगे। एक 48 लेंगे और एक 46 लेंगे, ये भी, और एक 49 भी, क्योंकि 45-50 के बीच में है। तो अब गिन लीजिए कितने हैं, कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हैं, तो 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा राइट हो जाएगा। बस 45 और 50 के बीच में जितनी संख्या है उसी को काउंट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, निम्न तालिका का एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इतना है बेचे गए वाहनों की संख्या। तो विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो यानी कि जनवरी और मार्च को जोड़कर और अप्रैल मई और फरवरी को जोड़कर इनसे घटा देंगे। तो बस जनवरी मार्च कितना है, देखिए जनवरी और ये मार्च, तो देख लीजिए जनवरी हुआ और मार्च हुआ, इन दोनों को जोड़िए तो 225 और 272 जब जोड़ेंगे तो 497 निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा 497। अब क्या किया है कि फरवरी अप्रैल मई, तो फरवरी अप्रैल मई को जोड़ लेते हैं। तो ये हुआ फरवरी और अप्रैल और मई, इनको जोड़ लेते हैं। तो जब फरवरी अप्रैल और मई को जोड़ेंगे कितना हुआ, फरवरी 318, अप्रैल 180 और ये कितना हुआ, मई हमारा 178। तो इनको जोड़ेंगे 676 हुआ, 676। तो अब इन दोनों का अंतर, क्योंकि पूछा है कम अधिक ज़्यादा वृद्धि पूछे तो उन सबका अंतर निकालेंगे, इतना याद रखिएगा। तो 676 में से जब 497 जाएगा तो 179 हमारा बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बस यही तो करना है। देखिए पैटर्न पहचानना है, तो कैसे पैटर्न पहचानेंगे देख लेते हैं। देखिए निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। देखिए 1 + 2 बराबर कितना है, 3 दिया है। 3 + 3 बराबर 6, 6 + 5 बराबर 11, 11 + 7 बराबर 18, 18 + 11 29। यानी कि इस सीरीज से हमें पता चलता है कि जो 1 + 2 जोड़ा है 3, तो जो इधर संख्या आ रहा है इसको बाएं हम लोग रखते चले जा रहे हैं। ठीक, देखिए 3 आया तो यही 3 संख्या यहाँ पे रख दिए 3, और प्लस इधर 3 हो गया तो बराबर 6। तो अब 6 आया तो फिर 6 इधर रख दीजिए प्लस 5। अब कहेंगे कि ये इधर वाला दाहिने वाला कहाँ से आ रहा है, तो अब देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 11 है, 13 है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 17 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कर रहा है। तो अभाज्य संख्या कह रहा है तो हम अभाज्य संख्या का पता चल गया कि हमारा जो दाहिने तरफ है वो अभाज्य संख्या रख रहा है, और जो बाएं तरफ है जो जितनी संख्या जोड़ी जा रही है वही संख्या हमारा उतारा जा रहा है। तो देख लेते हैं, चलते हैं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरा 42, तो x की जगह हमारा क्या होगा, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आएगा। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 से कटे, क्योंकि अगर 15 लेंगे तो 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या नहीं, वो विषम संख्या है। तो 17 क्या है, अभाज्य, जो 1 से कट रहा है, और 17 से स्वयं से, बस 1 और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या है। तो 42 और प्लस x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 17, क्योंकि अभाज्य। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9, अब 4 1 5, यानी कि y का मान आ गया 59। जब ये 42 प्लस x है बराबर y, x की जगह हम रखेंगे क्या, 17, तो y आप 17 और 42 को जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 59। तो अब पूछा क्या है कि x + y का मान क्या होगा, तो x का मान आया 17 आप प्लस y का मान आया था 59। अब इनको जोड़ देंगे, 9 6 15 1 16 1 7, यानी कि 76, ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। बस और कुछ करना थोड़ा ही है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से पैडागोजी सॉल्व होता है हम लोग का, किसका, जो मैथ का पैडागोजी होता है। तो चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसको देखते हैं। ये 15 नंबर पैडागोजी, 15 नंबर सवाल आता है मैथ से।
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। तो कैसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए देख लेते हैं। जिनमें अधिगमकर्ताओं केवल उपदेश, देखिए हम संपूर्ण पेडागोजी बताए हैं, केवल की बात करें तुरंत गलत हो जाएगा। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित होते हैं, नहीं। जो मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा कि जो मूर्त से पहले, मूर्त उसे कहते हैं जो दिखी हुई चीज़ को। तो मत जब पढ़ाएंगे तो आप जो टीएलएम मेथड करेंगे तो पहले दिखा कर वस्तुओं को, तभी तो बच्चों को सिखाएंगे। कि पहले आप दिखाएं नहीं, बिना देखे हुए आप लोग थिंकिंग करने लगे, नहीं। पहले दिखी हुई चीज़ को तब अमूर्त की तरफ लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया। तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से, क्या 7.4 से बड़ी संख्या बता दीजिए, बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 7.37 और 7.4 है, तो भाई 0 बढ़ा सकते हैं। तो भाई ये संख्या बड़ी हो गया और ये भाई छोटी हो गया, क्योंकि 3 एक स्थान पे 4 अधिक है। तो अब देखिए, तो ये इसने 7.37 को बड़ी बता दिया। तो एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? तो कैसे देंगे देख लेते हैं। दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को, अबेकस जैसे हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा, बिल्कुल ये हमारा राइट हो जाएगा। ये सब हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट यही है कि दशमलव संख्याओं को जानने के लिए अबेकस का प्रयोग करते हैं, स्थानीय मान का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। तो इसको हल किया, तो हल करने के बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए गलत, देखिए 5 है, 5 1 2 8 2 7 0 7, इसको डायरेक्ट लिखिए 8 6 14, 15 को 5 लिखना चाहिए तो डायरेक्ट 15 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, या 7 लिख दिया, तो डायरेक्ट 15 उतार दिया इसको, मतलब हासिल वाला नहीं किया। तो देखते हैं क्या होता है। विद्यार्थी को उस उत्तर को अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। क्या जांचने के लिए कहेंगे सिर्फ? नहीं। ऐसे प्रश्न को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करने, अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तो क्या है ऐसे प्रयोग? सन्निकट, जैसे कि मान लीजिए 5128 है, तो इसका निकटवा मान कौन सा होगा? तो 5 होगा, 5000 होगा। ठीक, इसका सन्निकटवा मान 5000 होगा। अब जैसे आप कह देंगे 2707, 2707 का सन्निकटवा मान क्या होगा? तो सन्निकटवा मान 2700 होगा। अगर यही 27270991 होता तो ये 2800 की ओर चला जाता। तो सन्निकटवा मान के स्थान का प्रयोग करेंगे ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टैक्सीलेशन यानी कि टाइलिंग का सबसे उपयोग निरूपित करता है? तो कौन सा करता है देख लेते हैं। देखिए, ज्यामितीय में क्रिया विधि अधिगम को विकसित करने के लिए, या कोणों को मापने के लिए, या ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। बिल्कुल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न बनाने के लिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। क्योंकि टैक्सीलेशन का अर्थ है कि बिना कोई खाली जगह छोड़े या ओवरलैप किए बिना किसी सतह या तल को क्या करते हैं? समतल आकृतियों में भरते हैं। तो हमारा राइट तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। सिर्फ प्राप्तांकों को सुधारा जा सके? गलत। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शन सुधारा जा सके? नहीं। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षक के भार को कम किया जा सके? नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा, रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। देखिए, अगर संपूर्ण पेडागोजी मैराथन क्लास नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। संपूर्ण जो पेडागोजी पढ़ाया मैराथन क्लास, हर एक पॉजिटिव निगेटिव टेक्स्ट बताए हैं, जो ये सब पेडागोजी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण अधिगम केंद्रित होना चाहिए। देख लेते हैं
क्या कार्यविधि को कंठस्थ करें। देखिए कंठस्थ करने की बात जहाँ आ जाए तुरंत गलत, हम संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। रटंत प्रणाली जहाँ आ जाए तुरंत गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यानी कि अवधारणाओं को परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहलुओं और गतिविधियों पर सब एक एक पेडागोजी का एक एक पॉजिटिव निगेटिव टैग बताए हैं। संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति के अनुसार NCFSC का अर्थ है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो कौन सी विधि सर्वाधिक है देख लेते हैं। समतल एवं वक्र पृष्ठ के मॉडल दिखाना, या विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, या एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन और घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर। बिल्कुल यही हमारा दिनचर्या रियल लाइफ से जोड़कर हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा से उपरोक्त कथन को प्रमाण दे रहा है। तो शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की, यह गलत हो जाएगा। देखिए कलन विधि, संपूर्ण पेडागोजी में हम बताएं कि कलन विधि जहाँ दिखे तुरंत निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बचा तीसरा, यही हमारा राइट हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन नंबर ये। विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चयों में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो बताने के लिए कहता है तो क्या कहता है देख लेते हैं। क्या वस्तुओं को वर्गीकरण की अवधारणा, या फिर स्थानीय मान की अवधारणा, या संख्याओं के क्रम सूचक की अवधारणा, या संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध की। तो यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा संख्याओं के गणन संख्या यानी कि कार्डिनल बोध। क्योंकि परवेज जब मूर्त रूप से वस्तुओं को गिनेगा तब वो संख्याओं की गणना में क्या करेगा, रुचि दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। एक सार्व कक्षा परीक्षक, एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। तो क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्राथमिक स्तर पर NCERT की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन, देखिए जहाँ दैनिक वास्तविक जीवन की बात आ जाए तुरंत हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगर संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। पूरा पॉजिटिव निगेटिव एक एक टैग वर्ड्स बताए हैं, जो आप लोग निगेटिव टैग वर्ड छोड़कर आप लोग आंसर छांट कर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि के निरूपित नहीं करता है। तो नहीं करता है यहाँ पर यानी कि निगेटिव खोज रहा है। तो एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, ये भी सत्य है। एक बच्चा एकत्रित ग्राफ बना रहा है, बिल्कुल सत्य है। देखिए नकल करके लिख रहा है यानी कि हमारा निगेटिव मिल गया। यही हमारा ऑप्शन नंबर निगेटिव का निगेटिव पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। तो नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में सहायता करता है। बिल्कुल नैदानिक या निदानात्मक यही कहता है कि जो बच्चे की कमियां होती हैं उसको देखा जाए, पहचाना जाए, और पहचान कर उसके जो उपचार करती हैं तो उसको उपचारात्मक कहते हैं। तो पहचान ही हमारी नैदानिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक या शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता या करती हैं। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और एक शिक्षक या शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष न ही आयताकार और न ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो यह कैसे ज्ञात होगा।
तो बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित करता है? क्या क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी, या बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, या बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है, या बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है? बिल्कुल बच्चा एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।